है ना। कल नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं बता दे रही हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, अगर हम कलेक्टिवली सारे नंबर्स की बात करें तो नंबर लाइन पे जो हम बात करेंगे, नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। वैसे जो नंबर सिस्टम है वो दो तरीके का है, कल बताया था आपको। एक होते हैं, कैसा बोर्ड है ये, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बताया था, इमेजिनरी माने काल्पनिक और रियल माने वास्तविक। ठीक है, तो रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर फिर दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। ये जो भी मैं आपको करा रही, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, इन योर फेयर कॉपी, इन दिस मैनर ओनली। इसी तरीके से करना है आपको, ये जो मैं अभी बता रही हूँ। मतलब आपको चीज़ें कहानी के तौर पे नहीं लिखनी, शॉर्ट नोट की तरह लिखनी, जिसे एक बार में देखें और हमें समझ में आ जाए। मतलब फ्लो चार्ट या शॉर्ट नोट की तरह, इसकी डेफिनेशन वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन आपको पता है। हम खाली क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इरेशनल तक आपने 9th में पढ़ लिया, खूब अच्छे से मैंने आपको 9th में बताया। रेशनल वो होते थे जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो शर्तें इसके लिए होती थी। P अपॉन Q से मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहाँ पर कभी भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अगर कोई ये क्वेश्चन करे, क्योंकि अभी तक की मैथमेटिक्स में जितना भी मैथमेटिक्स में खोज हो गई, जितना भी हम पढ़ चुके हैं, अभी तक इस बात को ये नॉट डिफाइंड है। मतलब इस बात को डिफाइन ही, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि नीचे 0 है तो उसको क्या कहेंगे। मतलब दिस इज़ नॉट डिफाइंड, जिसकी कोई परिभाषा भी नहीं बनी है कि इसको क्या कहना चाहिए। तो इसीलिए न्यूमरेटर में 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आप पूछा इरेशनल किसको कहेंगे, तो सबसे जो ईजीएस्ट डेफिनेशन हो सकती है, सबसे सरल, सबसे आम भाषा में जो कहेंगे कि जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वही क्या है, इरेशनल। अब रेशनल कौन नहीं है, जो इन दोनों शर्तों को फॉलो नहीं करते, जो इन दोनों शर्तों को फॉलो नहीं करते, यानी जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं ला सकते, वो क्या है, इरेशनल नंबर। पहचान के तौर पे कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हम डेसिमल एक्सपेंशन से इनको पहचानते हैं। ठीक है, हमें कोई दो बढ़ते वाले नंबर दे दिए, ये अपॉन ये मान लिया, कुछ भी दे दिया, कोई भी दो नंबर दे दिए, कोई भी नंबर दिखा दिया हमको जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन है, और पूछा हमसे उस नंबर को दिखा के कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल, तो हम उसके डेसिमल के बाद वाले हिस्से को देखेंगे। अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि जैसे कि 1/2 जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा पर कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पिछली बार पढ़ाया था। और तीसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो पहले के दो केस हैं, मतलब जिसमें डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या तो क्या है टर्मिनेटिंग, ये मैं पिछले बार पे थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपको, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इन दोनों केसों में नंबर जो नंबर होता है वो रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल, माने उसको इस फॉर्म में लाया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल के बाद के नंबर अलग अलग ही आ रहे हैं, कुछ अलग अलग ही आते जा रहे हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उस केस में जो नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल। इस केस में क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, ये तो हो गई डेसिमल एक्सपेंशन के साथ पहचान। और वैसे अगर जनरल हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, सिर्फ खुद से और 1 से, दैट आर प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, जैसे कि 7 है, 9 भी है, क्या 9 ऑड होता है, प्राइम नहीं होता, 11 है, 13 है। ठीक है, ये सारे नंबर जो है, जितने भी प्राइम नंबर है, इनके अगर आप रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपने 8th क्लास में पढ़ा था, डिवीजन मेथड से पढ़ा था ना। 2 मेथड पढ़े थे 8th क्लास में, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी पढ़ा था, और स्क्वायर रूट भी। क्यूब रूट में 3-3 का ट्रिपलेट लेते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं, और स्क्वायर रूट में 2-2 का लेते हैं। ठीक है, 2-2 का ग्रुप लेके उसमें से पेयर लेके उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं। तो वो तो एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। दूसरा मेथड क्या था, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से ही पॉइंट वाले स्क्वायर रूट भी निकलते हैं।
ठीक है, जो पूरा चले गया तो पूरा पूरा आ गया। जैसे डिवाइड होते हैं, एक तो पूरा पूरा डिवाइड होना होता है और एक होता है पॉइंट पे आना। ऐसे स्क्वायर रूट निकालना होता है, या तो पूरा पूरा, स्क्वायर रूट में भी तो हम डिवीजन ही करते हैं, तो या तो पूरा पूरा डिवाइड होता है या फिर पॉइंट पे आता है। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, अगर इनका आप स्क्वायर रूट निकालें तो वो सारे जो नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, इरेशनल। वो क्या आते हैं, इरेशनल। अगर आपसे कोई पूछे रूट 2 क्या है, आप कहेंगे इरेशनल। आपसे कोई पूछे रूट 3 क्या है, इरेशनल। रूट 5 क्या है, इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लगा है तो उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, इरेशनल। इरेशनल क्यों आएगी, क्योंकि जब डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। समझ में आ गया। तो ये बस सारी बातें थे। तो यहाँ तक हम क्लास 9th में पढ़ चुके थे ना। रेशनल पढ़ा था 8th में, और इरेशनल कहाँ पढ़ा था, 9th में। अब हमने पढ़ना है रियल नंबर्स। रियल नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर किस पे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे। किस पे दिखाते हैं, रियल नंबर किस पे होते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं उन सबको मिला के क्या कहते हैं, रियल। तो इस पे दो ही तरीके के होते हैं, या तो रेशनल होते हैं, या इस पे जो भी नंबर है वो या तो रेशनल है या तो क्या है, रेशनल। और इन सब नंबर्स को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर, जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में है। ये जो इमेजिनरी नंबर है वो है नहीं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, खाली कल्पना करते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ आपकी बुक में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। जो भी मैं आज करा रही हूँ कॉपी में आज ही कर ले, आज की डेट में कर ले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक मैंने कल समझाया था, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें खाली हम नंबरों का ही खेल करते हैं। नंबरों को ही आपस में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। वहाँ पर कहीं भी वेरिएबल्स यूज़ नहीं होते। उस मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक। और उसी में एक फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंट माने किसी चीज़ का बेस, बेसिक, ठीक है ना। कहते हैं ना फंडे सीख लो, कहते हैं ना, इसी का शॉर्टकट है वो। किसी चीज़ का फंडा पता होना चाहिए। फंडा माने उसका बेस क्या है, वो चीज़ कहाँ से निकली, वो चीज़ की जो सबसे नींव है नीचे की वो क्या है। किसी चीज़ के बेसिक सीखना, या किसी चीज़ के फंडामेंटल थिंग्स सीखना, या किसी चीज़ के फंडामेंट सीखना, या किसी चीज़ के फंडे सीखना, एक ही बात है। ठीक है, तो वहीं से ये बेसिक चीज़ों से ही शब्द क्या आया, फंडामेंटल। यानी ये जो एरिथमेटिक है हमारी, इतनी मैथमेटिक्स की जो इतनी बड़ी ब्रांच है एक, उसकी जो सबसे फंडामेंटल थ्योरम है, दैट इज दिस थ्योरम। ठीक है, वो ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है, देखो बेटा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। या तो ये लिखने को आएगी, राइट, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये लिखने को आएगी। तो इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा, और वो अगर लिखने को आएगी तो आपको एग्जाम में वो लिखना है। ठीक है, क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर। ध्यान देना, हम मैथमेटिक्स जितनी भी मैथ्स हम पढ़ते हैं, जनरली अगर कोई हम स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो हम 4 ही तरीके के नंबरों की बात करते हैं। लिसन टू मी एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। जितने भी हम बुक में मत देखो, अभी आपको कुछ नहीं देखना बुक में। बुक जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं, बुक घर में देखा करिए। ठीक है, जितने भी नंबर्स हम पढ़ेंगे उसमें हम 4 ही तरीके के नंबर के बारे में बार बार बात करते हैं। या तो नंबर इवन होते हैं, या ऑड होते हैं, या प्राइम होते हैं, या कंपोजिट होते हैं। यही 4 बातें हम करते हैं। ये इसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भाई इवन वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, यानी डिविजिबल बाय 2। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। अब ये प्राइम क्या होते हैं, प्राइम सिर्फ अपने से, इटसेल्फ या देमसेल्फ, अपने से या 1 से। 1 से तो खैर सभी डिवाइड होते हैं, अपने से ही कह लो, इतना ही बहुत है। डेफिनेशन में तो यही आता है कि 1 से और खुद से, लेकिन 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं वो प्राइम है। जो अपने अलावा भी औरों से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट है। ठीक है, जो अपने अलावा भी औरों से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट। अब कंफ्यूजन किस में होता है बच्चों को, इन दोनों में और इन दोनों। देखो ये वो है जो 2 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ 2 से। ये वो है जो नहीं, सॉरी, इवन और कंपोजिट में कंफ्यूजन होता है, और ऑड और प्राइम।
ये वो है जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं, और ये वो है जो सिर्फ 2 से नहीं, 2 के अलावा भी किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं वो तो क्या है, इवन है। लेकिन जो 2 के अलावा 2 और 3 का मतलब नहीं है, वहाँ 2, 3, 4 का कुछ मतलब नहीं है। वहाँ मतलब है कि किसी भी नंबर से जो डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट है। क्या है वो? जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या है, कंपोजिट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो, 6 जो है वो क्या है, इवन है। 6 जो है वो क्या है, इवन है, और 6 जो है वो कंपोजिट भी है। तो कोई एक नंबर इवन के साथ साथ कंपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 2 क्या है, इवन है, लेकिन 2 कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम है। 2 क्या है, प्राइम है। जैसे 15 है, 15 क्या है, ऑड है। 15 क्या है, कंपोजिट भी है, लेकिन 15 इवन नहीं है। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता। और प्राइम वो होता है जो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, तो ये खुद के अलावा भी 3 और 5 से, 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम तो है नहीं। तो जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। वही जो अपने अलावा भी किसी से भी डिवाइड हो रहा है वो क्या है, कंपोजिट है। और जो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है वो क्या है, मतलब सिर्फ 2 से नहीं, जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या है, इवन है। जो किसी 2 से मतलब नहीं है, 2, 3 किसी भी नंबर से अपने अलावा डिवाइड होता है वो क्या होता है, कंपोजिट। और जो सिर्फ अपने आप से होता है वो क्या है, प्राइम है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब इसमें देखो, जैसे 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 15 जो है वो क्या है, ऑड तो है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई नंबर ऑड हो सकता है लेकिन कंपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 और 5 से होता है, तो ये कंपोजिट हुआ। और ये ऑड भी है, ये ऑड के साथ साथ क्या है, कंपोजिट भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ली, समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये मैंने आपको क्यों बताती हूँ मैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहती है, इसका एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का। यहाँ पर कंपोजिट वर्ड इसकी डेफिनेशन में आता है, इसीलिए मैंने आपको प्राइम, कंपोजिट, ऑड और इवन में पहले डिफरेंस बताया। पहले आपके दिमाग में कंपोजिट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 नाम आएंगे इस डेफिनेशन में। एक नाम आएगा प्राइम नंबर का, एक नाम आएगा कंपोजिट नंबर का। तो जब बच्चों को प्राइम और कंपोजिट ही पता नहीं होगा तो वो डेफिनेशन नहीं समझेंगे, वो रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारेंगे तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। हमको रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना। डेफिनेशन कहती है, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी, आई एम सेइंग दैट लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी, डोंट लुक एट द बुक। ठीक है? इसमें ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है? हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, जो एक का है वो दूसरे का नहीं होगा। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे 12 इज द कंपोजिट नंबर, इज इट? 12 इज द कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था 8th क्लास में, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes and this prime factorization is unique. Unique माने हर किसी का अलग है। भाई जो प्राइम फैक्टर्स मिलकर 12 बना रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वही प्राइम फैक्टर मिलकर 14 बना दें, या वही प्राइम फैक्टर मिलकर 15 बना दें? भाई 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो अलग होगा। ठीक है? 14 का करेंगे तो वो अलग होगा, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 16 का करेंगे तो वो अलग होगा। मतलब हर कंपोजिट नंबर के अगर प्राइम फैक्टर करें
तो उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपने अपने लिए, क्योंकि ये 3 नंबर मिलके तो हमेशा 12 ही बनाएंगे, ये 24 तो बना नहीं सकते। तो क्या कहा इस फंडामेंटल थ्योरम ने, क्या कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको ना समझ आई हो? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको बच्चे बड़ा रट्टा लगाते हैं, पता नहीं क्या है, क्या है, कुछ है, शेर बाघ चीता, कुछ नहीं है, समझने की बात है। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, तो ये आपका पहला टॉपिक है। अब 2 चीज़ें इससे करनी है आपको। देखो, जब हम छोटी चीज़ें हैं बेटा, ये बहुत ही मतलब बच्चों लेवल की बातें हैं, बहुत छोटी, ये 10th के लेवल की बात ही नहीं है। जो पहले चैप्टर में हम बात अभी पढ़ रहे हैं ना, ये 10th का लेवल ही नहीं है, ये छोटी बात है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कहीं भी, जब भी किसी भी बुक में, किसी भी टॉपिक में जहाँ पर वो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा, है ना, तो उससे आगे वो क्या बात करेगा और उसके पास क्या बात बचेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हम क्या करते हैं, 2 ही काम करते हैं, या तो एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ। क्यों करते हैं प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर से एलसीएम या एचसीएफ ही तो निकालते हैं। तो जहाँ पर भी ये प्राइम फैक्टर की बात करेगा उसके आगे वो यही देगा कि एलसीएम निकालो और एचसीएफ। तो दूसरा टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला। जैसे आपको 6 और 20 का निकालना है, अब आपको यूज़ किसका करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। किसका यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए ये मैंने 6 लिखा, ये मैंने 20 लिखा, मैंने कहा 20 और 6 का एलसीएम भी बता दो, एचसीएफ भी बता दो। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, एचसीएफ और एलसीएम मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड इसलिए आया है क्योंकि या तो ये 2 चीज़ों का निकालेंगे या 3 चीज़ों का निकालेंगे, यानी 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर का, तो उन सब में कॉमन होना चाहिए, यानी वो सब में आना चाहिए, सबके टेबल में आना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, फैक्टर। बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड लगा है तो ये जो नंबर दिए हैं उनसे बड़ा है, और यहाँ पे लोएस्ट नाम लगा है तो ये जो नंबर्स दिए हैं ये छोटा आएगा। लोएस्ट का मतलब छोटा होता है, भाई ये लोएस्ट तो है पर मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा ही होता है, मल्टीपल हमेशा नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, और फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा ही होता है। फैक्टर का मतलब टुकड़े होते हैं, तो किसी चीज़ के जब हम टुकड़े करेंगे तो वो पूरे से तो छोटे ही होंगे, है ना, और किसी चीज़ का मल्टीपल करेंगे तो वो अपने से या तो अपने बराबर होगा 1 या अपने से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अब अगर हम मल्टीपल निकालते हैं तो लोएस्ट क्यों निकालते हैं, और अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो हाईएस्ट क्यों निकालते हैं। इसको हम हाईएस्ट क्यों नहीं निकालते, इसको हम लोएस्ट क्यों नहीं निकालते, ठीक है, बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए कह रहे हैं कि फैक्टर्स की एक लिमिटेशन होती है। फैक्टर जो है अनगिनत नहीं आ सकते, इनफाइनाइट नहीं आ सकते। जैसे जब मैं 6 के फैक्टर करूंगी तो क्या फैक्टर आएंगे 6 के, 2 × 3, 2 ही फैक्टर तो आए। और जब मैं 20 के फैक्टर करूंगी, प्राइम फैक्टर करने, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 होगा ना, सही तो लिख दीजिए, ये होंगे। तो इसके 3 फैक्टर हुए, इसके 2 फैक्टर हुए। तो अब इसमें से हम हाईएस्ट बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है ना, और सबसे बड़ा कॉमन भी क्या है, 2 ही है। भाई यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर तो आ नहीं रहा 3, और इसकी शर्त यह है कि कॉमन भी होना चाहिए दोनों में। 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ कॉमन तो एक ही बार है ना। कॉमन कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ 2 बार, पर यहाँ भी 2 बार होता तो 2 बार कॉमन आ जाता, अब 1 ही बार आएगा। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो शर्त यह है कि कॉमन भी होना चाहिए दोनों में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनका कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हम जब मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल की क्या कोई लिमिट होती है? जैसे नंबरिंग की कोई लिमिट नहीं है ना, काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई करने की भी कोई लिमिट नहीं है। कहीं तक भी अरबों खरबों अनगिनत इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा हाईएस्ट है कॉमन? हमें हाईएस्ट कॉमन कैसे पता चलेगा? हाईएस्ट कॉमन तो हम तब बता सकते हैं जब हमें लास्ट लिमिट पता हो, लेकिन नंबर के मल्टीप्लिकेशन की कोई लास्ट लिमिट होती ही नहीं है। तो हम लोएस्ट कॉमन बता सकते हैं।
कि सबसे पहले कौन सा कॉमन है। बात समझ आ रही? अब इसमें लोएस्ट कॉमन क्या होगा, मल्टीपल निकालना है, लेकिन आप फैक्टर नहीं। ये तो क्या था, ये क्या था, HCF था। अब LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक सबसे छोटा बच्चों वाला जो मेथड है वो तो ये है कि हमसे 6 का पूछा तो 6 का टेबल लिख लो। तब तक लिखना है जब तक कॉमन नंबर ना आ जाए दोनों में। फिर 6 का लिखा मैंने, ये 6 के मल्टीपल लिखे, फिर 20 के लिख लूंगी। इस तरीके से लिखते जाऊंगी। अब यहाँ पे आगे अभी तक कॉमन आया कोई दोनों में, अब आगे और चलेंगे। यहाँ भी आगे चलेंगे, बस आ गया कॉमन, पहला ही कॉमन ढूंढना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका LCM 60 हो जाएगा। LCM माने लोएस्ट कॉमन, सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन की कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको लोएस्ट, मल्टीपल को हमेशा लोएस्ट कॉमन निकालते हैं और HCF को हमेशा, फैक्टर को हमेशा हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। बात समझ आ गई? अब ये तो आपको मैंने कौन से मेथड से बताया, ये मेथड तो ठीक ही है, बच्चों वाले मेथड से बता दिया, ये वाला तो ठीक है। अब जो LCM निकालने का मेथड होता है, LCM निकालने का मेथड होता है इसी मेथड से। वो कैसे निकालते हैं? HCF में तो आपने कॉमन देख लिया, तो HCF तो सीधे क्या हो गया, 2 हो गया, एक ही नंबर कॉमन आ रहा है और एक ही बार कॉमन। LCM में क्या होता है, LCM में जितने नंबर होते हैं सब लेते हैं, जितने भी नंबर दोनों में आए होते हैं सब लेते हैं। बात समझ आ रही है? जितने भी नंबर दोनों में आए होते हैं सब लेते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस पूरे कार्यक्रम में जो भी हमने इतनी खिचड़ी पकाई, इसमें 3 नंबर आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 भी एक ही बार आया है। ठीक है, अगर 5 2 बार आया होता तो बड़ी पावर लेते, अगर यहाँ 2 बार आया होता, यहाँ 1 बार आया होता तो 2 बार वाला लेते। ठीक है, तो नंबर जितने इन्वॉल्व हुए हैं सब लेने हैं और उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। बात समझ आ गई? और जो इससे पहले मैंने आपको LCM निकालने का मेथड बताया तो बच्चा मेथड था कि टेबल लिख लो, लिखते जाओ, और उसमें वो सबसे आसान मेथड ढूंढने का। पर 10th में आपको उस मेथड से LCM नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। उसमें मैंने मल्टीपल मेथड से करा, मैंने बच्चों की तरह टेबल लिखा और उसमें ढूंढ लिया कौन सा कॉमन है, हाई लोएस्ट कॉमन। बात समझ आ रही है? तो पहला टॉपिक या पहली चीज़ जो आपको करनी है, चैप्टर स्टार्ट करने के बाद कॉपी पर चार्ट बना लेंगे, नंबर सिस्टम वाला मैंने बता दिया। दूसरा काम जो करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखनी है और उसके 2-3 एग्जाम्पल लिख लेने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे 3-4 कंपोजिट नंबर लिखना, पहले आप लिखना कंपोजिट नंबर 12, उसके आगे 12 का फैक्टराइजेशन करना, उसके आगे उसको फैक्टर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ऐसे 15 का लिख लेना, 20 का लिख लेना, 40 का लिख लेना, 3-4 लिख लेना, जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन उनका क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तीसरा काम आपने करना है LCM और HCF निकालना है। ठीक है, क्या करना है, LCM और HCF निकाल। इसमें एक रिलेशन भी होता है बेटा, यहाँ देखो, इसमें एक रिलेशन होता है इन 4 चीज़ों में। किस चीज़ों में? ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, और इनकी 2 चीज़ हमने और निकाली। HCF निकाला था 2 और LCM निकाला था 60। इन चारों नंबर्स में एक रिश्ता होता है। ठीक है, क्या रिश्ता होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। अब होता है नहीं होता, करके देख लेंगे। दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये है और LCM और HCF का प्रोडक्ट है 2 × 60। ये भी आ जाएगा 120, ये भी आ जाएगा 120। तो यानी फर्स्ट नंबर, बातें कर लो, या ऐसा करो तुम बोर्ड पे आके तुम पढ़ा लो। ठीक है, अभी खूब बातें कर लो, जिस समय मैं पढ़ा रही हूँ उस समय बातें करो, ये सबसे अच्छा मेथड है सीखने का। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। इससे होगा क्या, जब हमारे पास 4 चीज़ों में कोई रिलेशन दिया होता है
तो उसमें से अगर 3 हमको दिए तो हम चौथी निकाल सकते हैं। यानी अगर इसने हमें बताया होता कि पहला नंबर x है, सॉरी 6 है, दूसरा नंबर नहीं पता तुम्हें निकालना है, और LCM 2 है, SCF 2 है, LCM 60 है, तो ये बताओ, तो तुम इजीली इसको बता देते। या ये नहीं देता, ये देता, इसको x देता, तब भी तुम बता देते। या ये दोनों दे देता, LCM नहीं देता, SCF बता देता, तब भी तुम इधर ला के डिवाइड में बता देते। मतलब 4 चीज़ें अगर हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है और उसमें से 3 आपको बता दी जाए, तो चौथे को आप रीअरेंज करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो एक तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके कि LCM, SCF और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में से 3 दे देगा, चौथा आपसे कोई भी चीज़ निकालने को कहेगा। इन चारों में से किसी को भी मिसिंग कर देगा, किसी को भी निकालने को कहेगा। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पेज नंबर 5। पहला क्वेश्चन, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। मैंने सब समझा दिया है। पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कर लेंगे? इसको 7th का बच्चा भी कर लेगा, आपसे तो पूछना ही बेकार है, कर लेंगे, तो ये कर लेना है। सेकंड है फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। 2 नंबर दिए हैं, उनका LCM और SCF निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको 6 और 20 का निकाल के बताया। क्या इसको किसी को इसमें डाउट है कैसे निकलेगा? कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। फिर SCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी वही है, बस ऊपर 2 नंबर दिए थे, यहाँ पे क्या दिए, 3 दिए। तो जैसे वहाँ 2 में कॉमन ढूंढ रहे थे, ऐसे किस में कॉमन ढूंढेंगे, 3 में। तीनों के फैक्टर पहले लिख लेना, फिर तीनों में कॉमन एक में बता देती हूँ, जैसे 12, 15 और 21। 12, 15, 21 पहले तो फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, अभी मैंने लिखे थे। 15 के क्या होंगे, 21 के क्या होंगे, ये होंगे। अब मुझे अगर SCF निकालना है तो मुझे तीनों में कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन ये है जो तीनों में आ रहा है, तो SCF तो 3 हो गया। LCM देखना है तो पहले मुझे सारे नंबर लिख लेने हैं जितने इसमें आए। एक तो इसमें 2 आया है, एक इसमें 3 आया है, एक इसमें 5 आया है, एक इसमें 7 है। 2 ज़्यादा बार कितनी बार आया, 2 बार। 3 एक ही बार आया सब में, है ना। 5 भी एक ही बार आया सब में, और 7 भी एक। पावर लगा रही हूँ मैं, ये मैं सोचना चाहती हूँ। तो ये जाएगा 4 × 3 × 5 × 7, कितना आ जाएगा, 420। तो ये इसका LCM है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा देखो, इधर दिया है SCF ऑफ किसका, 3। देखो लिखने का तरीका ऐसा है कि कंफ्यूज करना। SCF लिखा है बाहर से, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखे, यानी ये 2 नंबर है आपके पास। एक है 306 और दूसरा है 657। इनका SCF कितना है, 9। यानी आपको दोनों नंबर भी बता दिए उसने और SCF भी बता दिया। निकालना क्या है, LCM। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके नीचे किसको ले जाएंगे, SCF को, तो निकल के आएगा LCM। आ जाएगा ना। चेक वेदर से, ये आपको नहीं आएगा, ये मैं बताऊंगी। ये भी 6 वाला भी मैं कल बताऊंगी, 6, 7 ये सब मैं बताऊंगी कल। इतने कर लेना, क्लियर है।